नमस्कार साथियों, मैं ओपी शर्मा, भूगोल व्याख्याता आप सभी साथियों का सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोज ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए लेके आ रहा है। तो मेरे साथी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अपने चैनल से अवश्य जुड़े। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इतना अवश्य करें। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के अपना एप्लीकेशन सर्वा क्लासेज के नाम से है, सर्च बार में सर्च टाइप करके इंस्टॉल कर ले और मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाए संपूर्ण ज्योग्राफी के लिए। हमने फर्स्ट ग्रेड का रिवीजन शुरू किया है और विशेष रूप से जो प्रायोगिक टॉपिक है, प्रैक्टिकल के जो टॉपिक मुख्य रूप से है वो टॉपिक है, उनको अपन स्पीडली रिवाइज कर रहे हैं। तो आज अपन इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। अपना टॉपिक इस रिवीजन में अब जो टॉपिक होगा वो है प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि बहुत इस प्रकार के डाउट्स अपने होते हैं प्रैक्टिकल के बारे में, प्रैक्टिकल टॉपिक्स के बारे में जो हमारे क्लियर नहीं होते। आवश्यकता है कि हम यहां बेहतर प्रयास करके अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहां से जो भी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याताओं की जो तैयारी, व्याख्याता की जो तैयारी करें मेरे साथी, उन व्याख्याताओं के लिए इस तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा कि वो एग्जाम में क्लियर ना कर सके। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के वीडियो, आज की अपनी क्लास। सबसे पहले प्रक्षेप या प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, किसे कहते हैं? पृथ्वी के गोलाभ अथवा उसके किसी भाग के अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल का समतल कागज पर निरूपण प्रक्षेप कहलाता है। इससे पहले अपने मानचित्र का रिवीजन किया था और अपने देखा था कि मानचित्र क्या है। तो किसी भी प्रकार की शिलाकृति हो या कोई किसी भी डायग्राम को यदि अपन वैज्ञानिक विधि से या अन्य कोई कलाकृति के माध्यम से कागज पर उकेर ले, लेकिन यहां जो प्रक्षेप है वो कुछ अलग है। यह पृथ्वी के किसी गोलाब, गोले का लघुवक्ष गोलाब, पृथ्वी को अपन यदि किस रूप में अपन देखते हैं तो ग्लोब के रूप में पृथ्वी का जो मॉडल है उसके द्वारा हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। और पृथ्वी की जो आकृति है, मुख्य रूप से यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, उस आकृति को लघुवक्ष गोलाब या भूआब कहते हैं, भूआब आकृति कहते हैं, है ना। लघुवक्ष गोलाब या भूआब कहते हैं। ये दोनों पृथ्वी की शेप मानी जाती है। यानी इसमें क्या है, पृथ्वी मुख्य रूप से जो ध्रुवीय भाग है यहां से दबी हुई है और जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है यहां से उभरी हुई है। इस तरह की जो शेप है उसको भूआब या लघुवक्ष गोलाब के नाम से पुकारते हैं। तो अब यहां देखेंगे कि पृथ्वी गोलाबी जो हमारा गोला है, हमारी जो पृथ्वी गोले के रूप में है, उसके किसी एक भाग के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पर निरूपित करना प्रक्षेप कहलाता है। तो प्रक्षेप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के जो अक्षांश और देशांतर है उन अक्षांश और देशांतरों के जाल को कागज पर उकेरना, सामान्य भाषा में अपन कहें तो। अगला बिंदु, या तो ग्लोब पर बने अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को प्रक्षेप कहते हैं। अच्छा, इसमें कोई मिस हुआ है तो ये प्रक्षेप किसे कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को कागज पर उकेरना। प्रक्षेप बनाते समय कागज पर तीन प्रकार की विकृति आती है। देखो, यदि पर मानचित्र बनाते हैं तो मानचित्र बनाते समय तो बहुत कम चांस है कि अपन ने पैमाना ले लिया
और पैमाने के आधार पर अपन चलते हैं तो उसमें विकृति बहुत कम चांस है कि आए, क्योंकि उसकी उसमें दो ही शेप होती है, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन इसमें मुख्य रूप से कई आयाम होते हैं, कई फलक मुख्य रूप से होते हैं, तो 3 तरह की विकृति आने के चांस होते हैं। प्रश्न पूछ लिया आपसे कि प्रक्षेप बनाते समय किस प्रकार की विकृति आ सकती है, तो 3 कौन कौन सी है? सबसे पहले दिशा, डायरेक्शन की, दूसरी आकृति, शेप की, और तीसरी क्षेत्रफल, एरिया की। पूछ ले कि निम्न में से प्रक्षेप बनाते समय कौन सी विकृति नहीं आती है। ये 3 दे दे, दिशा की, आकृति शेप की, और क्षेत्रफल एरिया की, और एक चौथी अलग दे दे, तो आपको वो चतुर्थ जो अलग है वो आपको करनी है ना। ये 3 विकृतियां तो आती ही है। किस प्रक्षेप में कौन सी विकृति है, आगे अपन चर्चा करते हैं। नोट, प्रक्षेप में तीनों में से कोई 2 गुण ही विद्यमान रहते। ये बड़ी ध्यान रखने योग्य बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है मेरे दोस्तों। बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब जो भी प्रक्षेप अपन बनाएंगे, जो भी प्रोजेक्शन अपन बनाएंगे, तो उस प्रोजेक्शन में अपन ने तो 3 बातें यहाँ पे लिखी, दिशा, शेप, आकृति, और उसका एरिया, क्षेत्रफल, उसमें से 2 शुद्ध रहेगी और 1 में अशुद्धि आ जाएगी। यदि किसी प्रक्षेप की दिशा और आकृति यदि शुद्ध है तो क्षेत्रफल अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये 2 शुद्ध है तो दिशा अशुद्ध हो जाएगी। कैसे होगी, किस में होगी, अभी आगे अपन चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले अक्षांश और देशांतर क्या है, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में चर्चा करते हैं। अक्षांश क्या है? हालांकि इसका विस्तार से मैंने वीडियो पहले से डाला है, लेकिन यहां अपन रिवाइज कर रहे हैं बड़ी शानदार तरीके से, और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, है ना, उनके लिए मैंने प्रयास किया है कि थोड़ा सा जल्दी से अपन रिवाइज करें। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई वृत्त होती है, अर्थात अक्षांश किसी भी स्थान की भूमध्य रेखीय तल से उत्तर या दक्षिण दिशा में कोणात्मक दूरी को इंगित करती है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या होती है ना, तो अब देखिए, ये अपने यदि पृथ्वी का या गोलाब जिसको कहें, या भूभाग जिसको कहें, या ग्लोब जिसे कहें, मॉडल पृथ्वी का है, उसमें आपको इस प्रकार से जो ये रेखाएं आपको नजर आ रही है, जो किस ओर है, पूर्व से पश्चिम वृत्ताकार घूम रही है, ये रेखाएं आपको नजर आ रही है, ये रेखाएं अक्षांश है दोस्तों। और पृथ्वी, हमारे संपूर्ण ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी है? कुल अक्षांश 181, और ये अक्षांश जो मुख्य रूप से है पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं मेरे दोस्तों, इसलिए अक्षांश वृत्त बनाते हैं। जब अक्षांश वृत्त की बात आ जाए कि अक्षांश वृत्त कितने हैं, तब 179। अब 2 वृत्त कौन से नहीं है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है, ये सिर्फ अक्ष है, केंद्र है, ठीक है, ये वृत्त नहीं बनाते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो ये रेखाएं मुख्य रूप से क्या है, अक्षांश है। अब विस्तार से इसमें कि यहां लिखा है कि कोणात्मक दूरी, तो ये पृथ्वी का केंद्र है, और इस केंद्र से अब पृथ्वी के किसी भी स्थान को यदि इसको अपन लेंगे तो यहां से इसका कोण देखेंगे तो ये कोण होगा 23.5 डिग्री मान लें, जो कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में। तो ये कोणात्मक दूरी इसके केंद्र से भूमध्य रेखीय पृथ्वी के ऊपर, भूमध्य रेखीय इक्वेटर पर यदि अपन देखेंगे तो किसी पृथ्वी के किसी भी स्थान की कोणीय जो दूरी है या कोणीय जो मान है मुख्य रूप से वो क्या है, उसे पृथ्वी का अक्ष, है ना। तो ये यहाँ का कोण 23.5 समझ लीजिए, 23.5 डिग्री अक्षांश है, ये वाला समझिए। इस प्रकार से विस्तार से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वीडियो पहले से डाला हुआ है और भी डाल देंगे। आगे देखिए, अक्षांश रेखाओं की विशेषता क्या है। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खींचे हुए हैं और पूर्ण वर्त बनाती है, यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमती है तो पूरा वर्त बनाती है ना, जिन्हें पैरेलल्स कहा जाता है, सभी समानांतर, है ना, समांतर। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर शुद्ध पूर्व और पश्चिम दिशा में खींची जाती है। ये देखो इस प्रकार से उत्तर,
दक्षिण राइट हैंड, पूर्व लेफ्ट हैंड, पश्चिम, ये दिशा का ज्ञान आप किधर भी मुख करके चाहे बैठ जाओ, है ना, लेकिन दिशा मुख्य रूप से ये रहेगी उत्तर दक्षिण, राइट हैंड की ओर पूर्व और लेफ्ट हैंड की ओर पश्चिम। भूमध्य रेखा पर रेखावत ध्रुवों को छोड़कर सभी अक्षांश रेखाएं लघुवर्त बनाती है ना, वर्त बनाती है। सभी अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर खींची गई है, यानी इनके बीच में 1 डिग्री अंतराल पर कितनी दूरी है, 111 किलोमीटर। अब यह भी ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखा से यह 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और यदि हम 1 डिग्री पे पहुंचते हैं तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 111 किलोमीटर कितनी है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि ये औसत दूरी, दो अक्षांशों के बीच में औसत दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर, याद रखिएगा 111 किलोमीटर, ठीक है। कुल अक्षांश कितने हैं, 181 चर्चा आपने कर ली, और अक्षांश वृत्त कितने हैं, 179। दो क्यों नहीं, ये दो कम कैसे हो गए, मैंने बता दिया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। जो अक्ष है न कि अक्षांश वृत्त है। ये डायग्राम आपके समक्ष है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये वर्ताकार जो घूम रही है ये रेखाएं क्या है, अक्षांश है, और ये उत्तरी बिंदु है, उत्तरी ध्रुव है, और इसके दक्षिण की ओर अपन जाएंगे, इधर वाला बिंदु दक्षिण ध्रुव है। भूमध्य रेखा संपूर्ण पृथ्वी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटती है, और भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इक्वेटर जो 2 भागों में इसको बांटने का काम करती है, ठीक है। अपने अक्षांश है क्या, ये भी देखा कि केंद्र भूमध्य रेखीय केंद्र के ऊपर पृथ्वी के किसी भी स्थान की कोणीय दूरी मुख्य रूप से जो है वो उसका अक्षांश है। यदि ध्रुव की बात करें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। तो इसको बनाना भी बता दूंगा विस्तार से। उसके बाद में हमने देखा कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो 111 है, क्योंकि अक्षांश क्या है, समानांतर है ना, पैरेलल है, समानांतर, एक दूसरे के समान दूरी पर खींचे गए। अगला बिंदु है देशांतर। देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स या याम्योत्तर भी कहा जाता है। देशांतर किसी स्थान का प्रधान देशांतर रेखा, किसी स्थान का प्रधान देशांतर रेखा से भूमध्य रेखीय तल पर बना कोणीय चाप है। बात वही है, इसी का भी कोणीय चाप है, ठीक है किस पर, प्रधान देशांतर रेखा से भूमध्य रेखीय तल कोणीय चाप बना के बताएंगे आप, ठीक है। उसके बाद में ग्रीनविच रेखा। अब जो खड़ी रेखा मुख्य रूप से है, यदि यह हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब पर यदि जो खड़ी वाली रेखा है ये 0 डिग्री, इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। जो ब्रिटेन के अंदर से होकर गुजरती है, यानी ये लंदन या सिटी है उसमें एक जगह है, प्रमुख कस्बा या शहर है ग्रीनविच, और यहीं से होकर गुजरती है, और यहीं पर संपूर्ण विश्व की सहमति के बाद, संपूर्ण विश्व की सहमति के बाद में यहां जो सौर घड़ियां लगी है उन्हीं के आधार पर संपूर्ण विश्व का समय सेट किया गया है ना। तो ग्रीनविच रेखा जो मुख्य रूप से है, इसको प्रधान याम्योत्तर मान लिया गया, संपूर्ण विश्व का प्रधान याम्योत्तर है, समझ गए। कौन सी, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ब्रिटेन के लंदन में स्थित स्थान ग्रीनविच से होकर गुजरती है, यहाँ पे एक वेधशाला है, यहाँ एक सौर वेधशाला है, रॉयल वेधशाला, ठीक है। यहाँ एक सौर वेधशाला है, रॉयल वेधशाला, नाम भी याद रखिएगा कि इसका नाम क्या है, से गुजरती है, तो उसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या है, हमने देखा था अक्षांश रेखाएं मुख्य रूप से पृथ्वी के ऊपर वर्त बनाती है, एक दूसरे के समानांतर है, इनमें थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है देखिए, मैं बता देता हूं कि देशांतर रेखाएं 2 ध्रुवों को मिलाती है, दोनों ध्रुवों को मिलाती है आपस में, ठीक है। इसका मतलब ये अर्धवर्त बनाती है, क्या बनाती है, अर्धवर्त बनाती है, पहली बात। इनकी संख्या यदि अपन देखेंगे देशांतर रेखाओं की, तो संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी के सभी एक वर्त के सभी कोणों का योग 360 होता है, तो ये भी कुल कितनी है, 360। देशांतर कुल कितनी है, 360, ये भी याद रखिएगा, देशांतर कितने, 360 है ना, ये इसकी विशेषता है। फिर अपन देख रहे हैं कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी
बीच की दूरी ध्रुव की ओर अपन चलते हैं, ध्रुव की ओर घटती जाती है। अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती चली जाती है और अंत में किसी ध्रुव पर चले जाओ, दक्षिणी पर या उत्तरी या दक्षिणी पर, सभी देशांतर आपस में मिलते हैं। इसका मतलब यह अर्धवर्त बनाते हैं और ध्रुवों पर आपस में मिल जाते हैं। अब देखिए अपने अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच में जो पैरेलल खींचे गए हैं अक्षांश, उनके बीच में 111 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक वैसे ही 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच में, यहां दो देशांतरों के बीच में दूरी है वो 111.3 किलोमीटर है। कितनी है ये दूरी? भूमध्य, कहां पे? भूमध्य रेखा। ये भी ध्यान रखना, भूमध्य रेखा, सभी जगह नहीं, रेखा पर दो देशांतरों के बीच। फिर ये दूरी घटती जाती है, दो देशांतरों के बीच 111.3 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर दूरी है। ये याद रखिएगा। कहां पे? भूमध्य रेखा पर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ ले तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं आराम से। ठीक है, और विस्तार से अपना और भी चर्चा इसकी करेंगे। तो इनकी विशेषताएं, सभी देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवर्त बनाती है। चर्चा कर ली अपने। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं 360 है। चर्चा कर ली अपन ने। चलो जी आगे चल। आगे देखिए मेरे दोस्तों, भूमध्य रेखा पर देशांतर एक दूसरे से 111, अभी चर्चा की अपन ने, 111.32 किलोमीटर की दूरी रखते हैं दो देशांतर। कहां पे? ये एक बात ध्यान रखना, भूमध्य रेखा, सभी जगह नहीं, क्योंकि ध्रुवों की ओर आपस में मिल जाते हैं। किलोमीटर दूरी दूरी पर खींचे गए हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सभी देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पर कितनी हो जाती है? 0 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह भी ध्यान रखिएगा। यदि अपन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो जो भी अक्षांश और देशांतर रेखा आपस में है ना, तो वो क्या करती है, जहां भी मिलती है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह भी ध्यान रखिएगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, है ना। अक्षांश देशांतर रेखाओं को सिर्फ ध्रुवों को छोड़ जहां भी काटती है समकोण पर काटती है। ठीक है, अब चलते हैं प्रक्षेप। प्रक्षेप शब्दावली। कुछ प्रक्षेप के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें बार बार उपयोग में लिए जाते हैं और प्रक्षेप में काम आएंगे। सबसे पहले वृहत। पहला शब्द वृहत। यह दो बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी को दर्शाता है, जिसका उपयोग वायु परिवहन व नौ संचालन में किया जाता है। अब देख लीजिए, यहां से पूछ ले कि वृहत वृत्त का उपयोग कहां है। ठीक है, तो मुख्य रूप से वायु परिवहन और नौ संचालन में इसका उपयोग है। ठीक है, अगला है मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप, तो मानचित्र प्रक्षेप क्या है? यह गोलाकार सतह को समतल सतह पर स्थानांतरित करने की एक पद्धति है ना। मानचित्र प्रक्षेप, गोलाकार सतह, यानी क्या लिखा है? गोलाकार सतह को किसी कागज पर उकेरना मानचित्र प्रक्षेप पद्धति है। ठीक है, यानी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी गोलाकार सतह को कागज पर अपन उकेर लेते हैं। उसके बाद देखो अगला है यथाकृतिक प्रक्षेप। यथाकृतिक प्रक्षेप, यथाकृतिक, यथा प्लस आकृति, यथाकृतिक। ठीक है, देखिए वह प्रक्षेप जिसमें धरातल के किसी क्षेत्र की यथार्थ आकृति मिल जाए। जिस तरह की आकृति है वैसी की वैसी शेप यदि उस प्रक्षेप में आ जाए, ऐसे प्रक्षेप कौन से होते हैं? यथाकृतिक, जैसी आकृति है वैसे के वैसे। ठीक है, अगला प्रश्न लेक्सोड्रोम या रंभ रेखा। इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि लेक्सोड्रोम क्या है, रंभ रेखा किसे कहते हैं। तो यह मर्केटर प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा जो स्थिर दिक्मान
वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है। नौ संचालन के दौरान दिशा निर्धारण में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहां पूछ ले कि रंभ रेखा का उपयोग क्या है? रंभ रेखा का उपयोग क्या है? तो मुख्य रूप से किस में आ रहा है? नौ संचालन में दिशा सूचक के रूप में। नौ संचालन में किस रूप में काम में ली जा रही है? दिशा सूचक के रूप में काम में ली जा रही है। ठीक है, नौ संचालन के दौरान दिशा निर्धारण में काम में ली जा रही है। कौन सी? रंभ रेखा या लेक्सोड्रोम। आगे देखिए, समक्षेत्रफल प्रक्षेप एक प्रकार से गए प्रक्षेप के टाइप्स है, वैसे ये वर्ड है इसमें काम आएंगे। अब देखो, यथा आकृति, जैसी आकृति है वो वैसी वैसी आ जाना किसी प्रक्षेप में। समक्षेत्र प्रक्षेप, नाम सम समान क्षेत्रफल एरिया। तो ऐसा प्रक्षेप जिसमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को इस प्रकार से बनाया जाता है कि मानचित्र का प्रत्येक चतुर्भुज क्षेत्रफल में ग्लोब पर स्थित संगत चतुर्भुज के ठीक बराबर हो, इसे शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप भी कहा जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ग्लोब पर जिस प्रकार का मानचित्र है, ठीक वैसा का वैसा ही मानचित्र इस प्रक्षेप में आता है। जो प्रक्षेप अपन ने बनाया है, जितना क्षेत्रफल ग्लोब पर था उतना ही इसमें आ जाए। इसमें यथाकृतिक में आकृति जैसी थी वैसी आ रही थी। समक्षेत्रफल में ग्लोब पर जिस एरिया का अपन ने मानचित्र प्रक्षेप बनाया है, उस एरिया का क्षेत्रफल जितना धरातल में था उसी के अनुपात में अपने प्रक्षेप में आ गया। उसको बोलते हैं समक्षेत्रफल प्रक्षेप। जैसे कि बेलनाकार, खमद्य, पढ़ेंगे आगे अपन विस्तार से देखेंगे सभी को, है ना। आगे देखो भाई, प्रक्षेपों का वर्गीकरण के आधार पर प्रक्षेपों को मुख्य रूप से किस आधार पर? वर्गीकरण के आधार पर, है ना, प्रक्षेपों के प्रकार। अब देखिए, वर्गीकरण करेंगे तो इसके कई टाइप्स होंगे। कैसे? प्रकाश के स्रोत के आधार पर और दूसरा रचना विधि के आधार पर। अब प्रकाश का स्रोत, इसमें दो टाइप के होंगे, संदर्श और असंदर्श। ठीक है ना। फिर रचना विधि के आधार पर अपन देखेंगे, गोल है, मोलविड है, खमद्य है ना, बेलनाकार है, अलग अलग अपन चर्चा करते हैं। फिर है गुण के आधार पर प्रक्षेपों के प्रकार। तो गुण के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। तो प्रक्षेप का वर्गीकरण हम किसी से आधार पर कर रहे हैं? प्रकाश के स्रोत के आधार पर, रचना विधि के आधार पर और तीसरा गुण के आधार पर। तीन टाइप से इनका क्लासिफिकेशन करेंगे अपन। तीन टाइप कौन कौन से होंगे याद रह जाएगा? प्रकाश के आधार पर, रचना विधि के आधार पर और गुण के आधार पर। चलो देखो, बारी बारी से पढ़ देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश के आधार। प्रकाश के आधार पर इसके दो टाइप। कितने प्रकार है? दो प्रकार। एक का नाम है संदर्श प्रक्षेप, है ना, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, और दूसरा है असंदर्श प्रक्षेप। संदर्श क्या है? प्रकाश की सहायता से बनाए गए प्रक्षेप संदर्श कहलाते हैं। अब आप कहोगे प्रकाश की सहायता से प्रक्षेप बनते कैसे, है ना। तो इसमें क्या माना जाता है कि जो एक गोला है मुख्य रूप से, तो इस गोले पर एक साइड से अपन यहां से या तो इस केंद्र से रोशनी डालते हैं या फिर इस केंद्र से रोशनी डालते हैं, है ना, समझ गए। तो इस प्रकार से रोशनी डाल के अपन बनाएंगे। अभी दिखाएंगे आपको किस प्रकार से प्रक्षेप बनते हैं। तो प्रकाश संदर्श प्रक्षेप है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, जिसमें प्रकाश जिन्हें प्रकाश की सहायता से बनाया जाता है। ये तीन स्थानों से प्रकाश डालकर बनाए जाते हैं। तीन स्थान मैंने कहा, कौन कौन से? एक तो प्रक्षेप बनाते हैं तो मुख्य रूप से क्या होता है, इसके केंद्र से डाल दिया जाता है ना, एक विपरीत बिंदु से, है ना, एक अनंत दूरी से। तो बारी बारी से अपन देखते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? भूमध्य रेखा से प्रकाश डाल करके, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से प्रकाश डाल करके, है ना, और तीसरा है एक और हो गया अनंत दूरी से प्रकाश डाल। इसमें भूल गया, टाइप नहीं हो, अनंत दूरी से।
प्रकाश डाल करके ये प्रक्षेप बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा अगला बिंदु है असंदर्श प्रक्षेप, नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो मुख्य रूप से है वो किसे बनाए जाते हैं? संदर्श तो हो गया प्रकाश की सहायता, और संदर्श प्रकाश की सहायता, इसका मतलब संदर्श के एल लग गया, असंदर्श तो इसका ठीक विलोम हो गया, तो बिना प्रकाश के। अब बिना प्रकाश के प्रक्षेप बना, इसका मतलब कैसे बना? गणितीय विधियों से। ऐसे तो बन नहीं पाएगा, तो गणितीय विधियों से। इसका मतलब असंदर्श प्रक्षेप किससे बनेंगे? गणितीय विधियों से। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये गणितीय विधियों के द्वारा निर्मित प्रक्षेप असंदर्श होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रचना विधि के आधार पर प्रक्षेपों के प्रकार, अकॉर्डिंग ऑफ ए मेथड ऑफ ए कंट्रीब्यूशन। रचना विधि के आधार पर प्रक्षेपों के प्रकार। सबसे पहले है शंक्वाकार प्रक्षेप। शंक्वाकार प्रक्षेप, इस प्रक्षेप की रचना के लिए समतल कागज को शंकु के आकार में बना। शंक्वाकार प्रक्षेप में क्या किया जाता है? समतल कागज को शंकु के आकार में बनाकर ग्लोब पर रखकर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कागज पर उतारा जाता है। जहां कागज स्पर्श करता है उसे प्रधान अक्षांश मान लिया जाता है। जहां कागज स्पर्श करता है उसको क्या मान लेते हैं? प्रधान अक्षांश मान लेते हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं शंक्वाकार प्रक्षेप। कैसे बनाते हैं बना के भी बताऊंगा, आप चिंता मत करना। उसके बाद में अगला है बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप मुख्य रूप से है, इस प्रक्षेप की रचना के लिए कागज को बेलन के आकार में ग्लोब पर लपेटकर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को उतारा जाता है। इन्हें इसमें प्रधान अक्षांश भूमध्य रेखा होती है। अब देखो महत्वपूर्ण बात आ गई, इसमें क्या फर्क है दोनों के अंदर? तो प्रधान अक्षांश का फर्क, दोनों में क्या है? प्रधान अक्षांश। अब इसमें प्रधान अक्षांश शंक्वाकार में कौन सा हो गया? जहां कागज स्पर्श करे, जहां कागज स्पर्श करे, है ना, जहां कागज स्पर्श करता है। क्योंकि शंकु के आकार में कागज यानी एक केपनुमा कागज बनाएंगे और किसी गोले पर यदि रखेंगे, है ना, तो उस कागज की एक सतह एक जगह ही एक किसी ग्लोब के किसी स्थान को स्पर्श करेगी, तो जो भाग स्पर्श करेगा उसको प्रधान अक्षांश मान लेंगे। लेकिन बेलनाकार प्रक्षेप में प्रधान अक्षांश पहले से तय है। प्रधान अक्षांश कौन सी रेखा होगी? भूमध्य, भूमध्य रेखा। अब इसमें हुआ क्या? बेलनाकार प्रक्षेप कैसे बना है? यानी कागज को अपन ने किस प्रकार से बना लिया? इस प्रकार से। और इस कागज को अपन ने कहां लपेट दिया? इस गोले पर। इस गोले पर कागज को अपन ने लपेट दिया, है ना। इस प्रकार का जो प्रक्षेप बना मुख्य रूप से कौन सा हुआ? बेलनाकार। अब इसमें ये जो कागज है मुख्य रूप से इस बेलन पर इसे प्रक्षेप पृथ्वी पर या इस ग्लोब पर मुख्य रूप से कहां स्पर्श करा है? भूमध्य रेखा। तो प्रधान अक्षांश कौन सा हो गया? भूमध्य रेखा। किसमें? बेलनाकार। समझ गए? और शंक्वाकार में कैसे बनता है? शंक्वाकार में ये मान लेते हैं अपना ग्लोब, है ना, और इसके ऊपर इस प्रकार से कागज लपेटते, इस ये कागज। अब ये जो कागज मुख्य रूप से अपन ने लपेटा है ना, तो ये जहां पर भी स्पर्श करेगा, ये ध्यान रखना, ये एक ही गोलार्ध के लिए बना पाते हैं। आगे अपन इनकी विशेषता देखेंगे कि इनकी विशेषता क्या है, इनकी लिमिटेशन क्या है।
यानी क्या इनकी विशेषता है, क्या इनकी कमी है मुख्य रूप से, तो ये देखेंगे अपन, है ना। ये शंक्वाकार है, ये बेलनाकार। आगे देखो, शिरोबिंदु या खमध्य प्रक्षेप, जेनिथल इनको कहा जाता है, प्रोजेक्शन है। तो इस प्रकार के प्रक्षेप की रचना करने के लिए कागज को ग्लोब पर किसी भी स्थान पर स्पर्श करते हुए रखा जाता है, यानी किसी भी स्थान पर स्पर्श करते हुए रख लिया जाता है ना। तो प्रक्षेप जो बनते हैं वो शिरोबिंदु या खमध्य प्रक्षेप बनते हैं। कैसे बनते हैं बताएंगे आप। थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। तो शंक्वाकार प्रक्षेप, है ना, मुख्य रूप से इसमें टाइप मिस्टेक कोनिकल होता है मुख्य रूप से ना, कोनिकल प्रोजेक्शन, है ना। और बेलनाकार प्रक्षेप सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन मुख्य रूप से है, और शिरोबिंदु खमध्य प्रक्षेप जेनिथल प्रक्षेप प्रोजेक्शन है मुख्य रूप से है। तो इनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। अगला ग्लोब पर, अगला बिंदु, ग्लोब पर किसी भी स्थान पर स्पर्श करती हुई समतल सतह पर प्रक्षेपित अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को खमध्य प्रक्षेप कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि अपने शंक्वाकार की बात की तो एक बिंदु यानी उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के लिए बनेगा मुख्य रूप से शंक्वाकार प्रक्षेप, ठीक है ना। तो उसमें जो प्रधान अक्षांश होगा वो उत्तरी ध्रुव का मध्य बिंदु हो सकता है, जहां शंकु को प्रक्षेप, शंकु जो है मुख्य रूप से ग्लोब पर स्पर्श करता है, ठीक है ना। और अपने बेलनाकार जो प्रक्षेप देखा उसमें भूमध्य रेखा प्रधान अक्षांश है, ठीक है। और फिर खमध्य प्रक्षेप मुख्य रूप से है तीसरा प्रकार देखा, तो जिसके अंदर किसी पृथ्वी के या किसी भी स्थान को स्पर्श करता हुआ कागज अपन लपेटेंगे, है ना, उसी को प्रधान अक्षांश मानते हुए इस प्रोजेक्शन की अपन रचना करेंगे, ठीक है। देखिए फिर है प्रक्षेप केंद्र। ग्लोब पर वह स्थान जहां समतल कागज स्पर्श करता है उसको प्रक्षेप केंद्र कहा जाता है, प्रक्षेप केंद्र कहा जाता है ना, जहां कागज स्पर्श करता है। उत्पत्ति बिंदु, ये वर्ड देख रहे हैं, वह स्थान जहां से प्रकाश आने की कल्पना की जाती है उस स्थान को उत्पत्ति बिंदु कहा जाता है। प्रकाश किरणें 3 स्थानों से आ सकती है, यानी प्रकाश की जो किरणें है ना, वो 3 स्थानों से आ सकती है। कहां कहां से? एक तो ग्लोब के केंद्र से आ सकती है, दूसरा प्रक्षेपण तल के विपरीत बिंदु से आ सकती है, तीसरा अनंत दूरी से। अभी मैंने लिखा था ना 3 बिंदु है जहां से प्रकाश डाला जा सकता है, ठीक है ना। एक तो उस केंद्र से आ सकती है मुख्य रूप से ग्लोब के केंद्र से, एक प्रक्षेपण तल के ठीक उसके पीछे वाले बिंदु विपरीत तल से आ सकती है मुख्य रूप से, है ना, और एक अनंत दूरी से आ सकती है। प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार प्रोजेक्शन के प्रकार, ठीक है। प्रक्षेपण तल की स्थिति के आधार पर प्रोजेक्शन के प्रकार, तो स्थिति के आधार पर खमध्य प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं। ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, इस प्रक्षेप में कागज ग्लोब के ध्रुव पर स्पर्श करता है। अब देखो नाम ही क्या रखा है इसका, ध्रुवीय खमध्य, है ना। ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में कागज जो है ग्लोब को कहां स्पर्श करेगा? ध्रुव पर स्पर्श करेगा। कहां स्पर्श करता हुआ बताया माना गया है? ध्रुव पर स्पर्श करता हुआ माना गया है। फिर अगला है भूमध्य रेखीय खमध्य प्रक्षेप। अब नाम था ध्रुवीय प्रक्षेप, तो ध्रुवीय प्रक्षेप जो है उसमें कागज को अपन ने कहां स्पर्श करवाया? ध्रुव पर, है ना। तो ध्रुव पर स्पर्श, जो कागज जिसके ऊपर डायग्राम उकेरना था, देशांतर और अक्षांश रेखाएं उकेरनी थी, उन रेखाओं को ध्रुव पर स्पर्श कराया। अब लिखा है भूमध्य रेखीय खमध्य प्रक्षेप। अब देखिए भूमध्य रेखीय, तो इसमें कागज ग्लोब की भूमध्य रेखा को स्पर्श करेगा, ठीक है ना। तो ये कौन से हो जाएंगे? समक्षेत्रफल प्रक्षेप हो जाएंगे मुख्य रूप से। त्रियक खमध्य प्रक्षेप, अब इसमें कागज ग्लोब पर भूमध्य रेखा व ध्रुव के मध्य किसी भी स्थान पर स्पर्श करेगा। तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा कि निम्न में से किस प्रक्षेप में कागज जो है वो ग्लोब के ध्रुव पर स्पर्श करेगा? तो इसमें भूमध्य रेखीय खमध्य, ध्रुवीय खमध्य या त्रियक खमध्य प्रक्षेप या मोलविड प्रक्षेप, कोई भी नाम दे दे
फिर आप क्या सही करोगे इसके अंदर? तो जब ध्रुव की बात आई तो साफ लिखा है ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप, इनका नाम भी उसी बेस पे रखा गया है ना, तो इजीली आप वहां से इसका नाम भी याद कर सकते हैं। फिर प्रकाश के स्रोत के आधार पर अभी चर्चा की थी अपन ने प्रक्षेपों के प्रकार, ठीक है। तो इसमें प्रकाश के स्रोत के आधार पर, तो स्रोत के आधार पर अपन ने देखा था संदर्श और असंदर्श, दो टाइप देखे थे। अब आगे देखिए केंद्रक प्रक्षेप, केंद्रक प्रक्षेप है ना, नोमोनिक प्रोजेक्शन। इनमें प्रकाश की स्थिति ग्लोब के केंद्र में मानी जाती है। अब देखो इसके संदर्श के यानी प्रकाश के स्रोत के आधार पर कौन से प्रक्षेप थे? संदर्श। इसमें प्रकाश आता हुआ माना गया था। संदर्श है जो गणितीय विधि से बनने वाले प्रक्षेप थे। अब प्रकाश के स्रोत भी तीन प्रकार के बताए थे। अभी मैंने बताया था आपको जो प्रकाश आ रहा है वो कहां से आ रहा है? एक तो केंद्र से, यहां से आ रहा है, यहां से रोशनी पड़ रही है और फिर अपन प्रक्षेप बना रहे हैं, बना के बताऊंगा, आप चिंता मत कर लेना मेरे दोस्तों। और दूसरा जो स्रोत है ना, एक तो केंद्र से आ रहा है, तो एक विपरीत बिंदु से आ रहा है। जैसे यहां से मान लेते हैं अपन, अब रोशनी यहां से आ रही है तो फिर कैसे? इस प्रकार से आएगी है ना, इस प्रकार से विपरीत बिंदु से, समझ गए। और तीसरा जो आएगा वो अनंत दूरी से, अनंत दूरी से, तब प्रकाश इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से है ना। तो बना के बताएंगे आपको किस प्रकार से ये प्रक्षेप बनते हैं, बिल्कुल। फिर त्रिविम प्रक्षेप, तो ये हो गया स्टेरियोग्राफी के प्रोजेक्शन हो गया ना, हाँ। तो इसमें प्रकाश की स्थिति ग्लोब पर प्रक्षेपण तल के विपरीत बिंदु पर मानी जाती है, उसको बोलते हैं त्रिविम प्रक्षेप। फिर लंब कोणीय प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफी हो गया प्रोजेक्शन। इन प्रक्षेपों में प्रकाश का स्रोत अनंत दूरी से माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रक प्रक्षेप जिसमें प्रकाश का स्रोत जो है ग्लोब के केंद्र में माना जाता है, नाम क्या लिखा? केंद्रक प्रक्षेप। नाम भी केंद्र कौन सा है? संदर्श प्रक्षेप। और नाम क्या? केंद्रक प्रक्षेप। इसका मतलब प्रकाश के केंद्र, प्रकाश का स्रोत ग्लोब के केंद्र में है, यानी केंद्र से रोशनी आ रही है, तो केंद्रक प्रक्षेप कहलाया। त्रिविम प्रक्षेप, त्रिविम प्रक्षेप, इसमें प्रकाश का स्रोत क्या है? यानी जिस ओर प्रोजेक्शन बनना है उसके ठीक विपरीत वाले बिंदु से, है ना। इसका मतलब उत्तरी ध्रुव की ओर यदि प्रोजेक्शन बनना है तो दक्षिण ध्रुव से रोशनी आएगी। और फिर है लंब कोणीय प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक हो गया क्या? तो लंबनीय, सॉरी लंबनीय, लंब कोणीय होना चाहिए, तो मिस्टेक लग रहा है ना। तो इन प्रक्षेपों मुख्य रूप से प्रकाश का स्रोत कहां होगा? अनंत दूरी पर, है ना। शुद्ध करूंगा मैं इसको ना, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है इसमें। तो इन प्रक्षेपों प्रकाश का स्रोत जो मुख्य रूप से है अनंत दूरी से आता हुआ माना जाता है, ठीक है। तो इसके तीन टाइप होंगे। और उसके बाद में अगला है रूढ़ प्रक्षेप। चौथा प्रकार क्या है? रूढ़ प्रक्षेप, है ना। यह हो गया कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। अब कन्वेंशनल जो प्रोजेक्शन मुख्य रूप से है, इसमें क्या है? किसी निश्चित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा अनुसार प्रक्षेप बना, ये रूढ़ कहलाते हैं, है ना। रूढ़ प्रक्षेप, अब नाम भी रूढ़ है तो इसको अपन परंपरागत भी जो कह सकते हैं ना, रूढ़ परंपरागत प्रक्षेप, जो प्रक्षेप सदा से चले आ, रूढ़ परंपरागत, जो धाराएं, जो धारणाएं, जो रीतियां, जो रिवाज शुरू से चले आ रहे, रूढ़ी बोलते हैं ना, रूढ़ी, ठीक वही है इसमें रूढ़ प्रक्षेप, है ना। कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, कन्वेंशनल प्रोजेक्शन कौन से होते हैं? रूढ़ होते हैं जिसको अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बना लिया जाता है। तो यहां से प्रश्न है कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया प्रक्षेप है किस नाम से पुकारा जाता है? तो रूढ़ प्रक्षेप। प्रश्न यहीं से होता है ना। या तो इनके गुण दोष पूछेंगे, या इनके टाइप्स, प्रकाश के स्रोत के आधार पर टाइप्स पूछ लेंगे, या फिर असंदर्श यानी गणितीय विधि के द्वारा प्रक्षेप कैसे बनते हैं, या फिर किस प्रक्षेप में, किस प्रोजेक्शन में है कौन सी अशुद्धि है। यानी जैसे तीन चीजें अपन देखी थी, एक तो एरिया क्षेत्रफल, एक मापनी, एक दिशा, है ना। इनमें से कौन सी दो शुद्ध रहेगी और कौन सी अशुद्ध रहेगी, बिल्कुल विस्तार के साथ बताऊंगा कि कौन सी कहां शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है, ठीक है। फिर देखते हैं इनका प्रकार है
गुण के आधार पर, अकॉर्डिंग ऑफ मेरिट, मेरिट और डिमेरिट है ना, तो मेरिट के आधार पर, तो गुण के आधार प्रकाश है, प्रक्षेप है मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। कौन से? शुद्ध आकृति प्रक्षेप, शुद्ध आकृति प्रक्षेप, ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, शुद्ध आकृति। अब इसमें नाम क्या लिखा है देखो, शुद्ध आकृति। इसमें आकृति शुद्ध रहती है, दिशा चेंज हो सकती है, एरिया चेंज हो सकता है, उसमें विकृति आ सकती है, लेकिन आकृति शुद्ध, शेप शुद्ध रह सकती है। तो किसी स्थान की ग्लोब पर आकृति की समान आकृति वाला प्रक्षेप शुद्ध आकृति प्रक्षेप कहलाता है। अभी पहले भी इसकी डिफाइन किया था अपने, इसकी डेफिनेशन पहले देखी थी। अगला कौन सा है? समक्षेत्रफल प्रक्षेप, है ना, होमोलोग्राफिक। कौन सा है? होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, समक्षेत्रफल। तो किसी प्रक्षेप पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के, ग्लोब पर उन्हीं अक्षांश देशांतर रेखाओं के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि समान हो तो उसे समक्षेत्र प्रक्षेप के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, उसके बाद में शुद्ध दिशा प्रक्षेप। अब नाम भी क्या लिखा है? शुद्ध दिशा, है ना। तो कौन से प्रोजेक्शन में शुद्ध दिशा रहती है, कौन से में नहीं रहती, तो इसको अजीमुथल, है ना, प्रोजेक्शन मुख्य रूप से है। तो यदि किसी प्रक्षेप में सरल रेखाओं की दिशा ग्लोब में उन्हीं सरल रेखाओं की दिशा के समान हो तो उन्हें शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहते हैं। लिखा क्या है, डिफाइन कैसे किया अपन ने कि शुद्ध दिशा प्रक्षेप, यदि किसी प्रक्षेप में सरल रेखाओं की दिशा, जो पृथ्वी पर जो सरल रेखाएं ग्लोब पर है वैसी यदि प्रक्षेप में आ गई, है ना, किसी प्रक्षेप में सरल रेखाओं की दिशा ग्लोब में उन्हीं सरल रेखाओं की दिशा के समान है तो उसे शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनके प्रकार और टाइप्स थे। उसके बाद में है कुछ प्रमुख प्रक्षेप। सबसे पहले है एक प्रधान अक्षांशीय शंक्वाकार प्रक्षेप। चूंकि शंक्वाकार है, मैंने पहले भी कहा कि शंक्वाकार प्रक्षेप है, पृथ्वी या ग्लोब के एक गोलार्ध के लिए बनाया जा सकता है। इसमें भूमध्य रेखा जो है उसका अभाव होता है, क्योंकि ये एक उत्तरी ध्रुव के लिए बना लो या फिर दक्षिण ध्रुव के लिए बना लो, है ना। तो इसकी क्या लिमिटेशन है, कैसे ये बनाए जाते हैं, प्रधान अक्षांश में कैसे रखा जाता है, देशांतरों की मध्य की दूरी कैसे रखी जाती है, अक्षांशों के बीच की दूरी कैसे रखी जाती है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है ना, किस तरह से किस टाइप का क्वेश्चन इसका बनता है, इस पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रक्षेप पर करेंगे, उनकी लिमिटेशन की चर्चा करेंगे, उनकी जो मेरिट्स है उसकी भी चर्चा करेंगे, है ना, और उसको बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सभी साथी जो भूगोल व्याख्याता में बनना चाहते हैं, मेरे दोस्त, और जो हेल्प लेना चाहते हैं अपने सर्वक क्लासेस की, वो जरूर जुड़े सर्वक क्लासेस से। और शानदार जो मेरा उद्देश्य है कि जो 4-5 रोज अपने पास बचे हैं एग्जाम से पहले, तो उनमें मुख्य रूप से जो प्रैक्टिकल के प्रश्न आते हैं, भूगोल के प्रायोगिक जो चैप्टर के प्रश्न आते हैं, वो शानदार तरीके से अपन रिवाइज करें, यही अपना उद्देश्य है। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक जोश और जुनून के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में कि आपके लिए और बेहतर क्लास लेके अपन आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा और विश्वास है कि आपको हमारी क्लास बेहतर लगी होगी और अधिक से अधिक साथियों को आप शेयर करोगे। हमारी क्लास आपके लिए लाभदायक होगी, इसी आशाओं के साथ आज की क्लास को यही विराम देते हैं। जय हिंद।